हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। इसके पहले कि हम स्टार्ट करें हमारे कंटेंट को, मैं थोड़ा सा एक्सपोजर आपको गेट एकेडमी के जो कोर्सेस अवेलेबल है गेट, पीजीजी, सीआरटी के और उसके अलावा पब्लिकेशन बुक के, उन सारी चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया दे दूं ताकि जो भी स्टूडेंट इसको ऑप्ट करना चाहे उसको कहाँ से ऑप्ट करना है, कहाँ से उसको डील करना है, कहाँ से पूरा हाइलाइट्स इसके मिल पाएंगे, वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास कोर्स जो अवेलेबल है गेट 23-24 एस्पिरेंट्स के लिए ECEE जिस पर्टिकुलर ब्रांचेस को मैं डील करता हूं, सबसे पहला है कि हमारे पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है। लाइव क्लासरूम प्रोग्राम मतलब आप फैकल्टी से घर बैठे मोबाइल के थ्रू लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव उनके टीचिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गजब का कोर्स है। इसमें आपको ऑनलाइन क्लासरूम मिलेगा, ठीक है, और फीलिंग जो है वो ऑफलाइन की ही रहेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि लाइव मिलेगा तो रिकॉर्डेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। डाउट्स पूछने के लिए ऐप या फिर आप यूज करते हैं चैट बॉक्स का, जो कि लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का एक एडवांटेज है कि जब फैकल्टी डील कर रहा है आप चैट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ के फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फैकल्टी आपको अपने टेलीग्राम का लिंक भी देता है जहां पे आप फैकल्टी के साथ डायरेक्टली डाउट भी पूछ सकते हैं। ऑल रीडिंग कंटेंट जो अवेलेबल रहेंगे वो पीडीएफ के फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, बेस्ड ऑन कि आपने प्रिंटेड फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है या फिर पीडीएफ के फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है। एसेंशियल, बेसिक और जीनियस जिसका नाम होता है, ठीक है। अवेलेबल ओनली ऑन एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, ये अवेलेबल है एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको इसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि गेट एकेडमी लाइव क्लासरूम ऐप के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो ये बेसिक हाईलाइट है आपके पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का। उसके अलावा हमारा जो बेस्ट सेलिंग कोर्स है वो पेन ड्राइव कोर्स है। पेन ड्राइव कोर्स मतलब आपको पेन ड्राइव जो है वो आपके घर के एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा गेट एकेडमी की तरफ से। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, जो कि एक ऑनलाइन कोर्स है जो आप घर में बैठ के एक्सेस कर सकते हो। पेन ड्राइव में सारे कोर्सेज प्री अपलोडेड होते हैं। इसको आप एक्सेस करने के लिए एक बार आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको आपकी वैलिडिटी एक्सपायर होने तक कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी जो आपको कोर्सेस मिलेंगे उसके प्रिंटेड बुक्स और पीडीएफ मिल जाएंगे, डिपेंड्स अपन आप किसको ऑप्ट करते हैं। तो ये सारे हाइलाइट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जी ड्राइव कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। जी ड्राइव का मीन्स है गूगल ड्राइव, जिसमें हम अपने पूरे कोर्सेज को जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होता है उसको अपलोड कर देते हैं, जिसको आप घर बैठे जी ड्राइव के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। जिस समय तक आप कोर्सेज डाउनलोड कर रहे हैं तब तक आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। एक बार कोर्स डाउनलोड हो गया तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेस के लिए कुछ मिनट्स के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ सकती है। जब तक वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हो जाता, आपने पूरे कोर्सेज को डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक ऑनलाइन है कोर्स, और इसमें भी आपको सारे कंटेंट्स जो है वो आपको आपके जी ड्राइव फॉर्म में अपलोड करके आपके घर भेज दिया जाता है। तो घर भेज दिया जाता है इसका मतलब है कि प्रिंटेड फॉर्म अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपके पास वो प्रिंटेड फॉर्म के जितने भी बुक्स है वो सारे भेज दिए जाते हैं। बाकी तो ऑनलाइन इंटरेक्शन जी ड्राइव का हो जाता है, ठीक है। तो ये जी ड्राइव कोर्स के बारे में हो गया। हम बात करें कि वीडियो ऑन डिमांड कोर्स, तो वीडियो ऑन डिमांड कोर्स जो है वो उसके लिए आपको एक ऐप की नीड पड़ेगी, जो कि गेट एकेडमी लर्निंग ऐप के नाम से आपके पास होना चाहिए, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स का ये खास बात ये है कि यहाँ पे आपको इंटरेक्शन करने के लिए इस ऐप के थ्रू आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं फैकल्टी से, जहां पे आपको हमारे फैकल्टीज और सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो आपके डाउट्स कंटिन्यूअसली क्लियर करते रहते हैं। तो वीओडी ये बहुत ही बढ़िया ऐप है, जैसे नेटफ्लिक्स होता है या फिर अमेजन प्राइम होता है उसी की तरीके का है, जिसमें सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज प्री अपलोडेड रहते हैं और आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी कोर्स को देखने के लिए, ठीक। तो इसके आगे बढ़े तो हमारे पास जो कोर्स अवेलेबल है वो टैबलेट कोर्स अवेलेबल है। टैबलेट कोर्स की खास बात ये है कि इसमें आपको सैमसंग का गैलेक्सी टैबलेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें सारे कोर्सेस और जितने भी गेट एकेडमी के ऐप्स है सारे प्री अपलोडेड रहते हैं। कोर्स कंटेंट भी प्री अपलोडेड रहता है, ठीक है। तो टैबलेट कोर्स विल बी डिलीवर्ड थ्रू सैमसंग गैलेक्सी टैब ए। वाईफाई और सेल्यूलर इसमें अवेलेबल है। ऑल गेट एकेडमी ऐप्स जो है प्री अपलोडेड रहता है। डेडिकेटेड डिस्कशन एंड डाउट पोर्टल मैनेज बाय वही गेट एकेडमी लर्निंग ऐप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। डाउट पोर्टल वहीं से होता है। द कोर्स कंटेंट विल बी एग्जैक्टली सेम एज वीओडी कोर्स, बट यू डू नॉट
नीड इंटरनेट कनेक्शन, जैसे मैंने वीओडी में बोला कि आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं कि आपको यहां पे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खास बातें हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टैबलेट कोर्स। टैबलेट कोर्स का मतलब है सैमसंग गैलेक्सी टैब ए जो आपको सेंड किया जाता है, उसकी वजह से इसका नाम टैबलेट कोर्स है। ठीक है, और अगर मैं बताऊं कि गेट के जो कोर्सेस है वो बेसिकली 3 फॉर्म में अवेलेबल है, जो आपको www.gateacademy.co.in में मिलेगा। कौन कौन से कोर्स? पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट और लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, ये 3 वेराइटीज में अवेलेबल है, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस। अगर हम बात करें कि वीडियो लेक्चर सभी में दिया जाएगा, बेसिक ले, एसेंशियल ले, जीनियस ले, वीओडी, टैबलेट कोर्स से, या फिर आप जीडी ले या फिर पीडी ले या फिर लाइव ले। यहां पे देखिए पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट या फिर लाइव, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं बेसिक, एसेंशियल, जीनियस 3 फॉर्म में। ठीक है, वर्कबुक प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलेंगे सिर्फ एसेंशियल और जीनियस में, वर्कबुक पीडीएफ फॉर्म में तीनों में मिलेगा, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन बुक्स आपको सिर्फ जीनियस में मिलेगा। बैग जो है वो आपको गेट एकेडमी का बैग मिलेगा आपको एसेंशियल और जीनियस में। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो आपको एसेंशियल, जीनियस में मिलेगा। एक्सेस टू डाउट पोर्टल्स आपको तीनों में मिलेंगे, और ऐसे स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशंस जो है वो आपको तीनों में मिलेंगे। तो ये हो गया टोटली गेट के कोर्सेस। बुक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे कुछ और कोर्सेज भी है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें टेक्निकल के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाया जाता है। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, वहां के फैकल्टी एक्सपर्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन स्टूडेंट्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में आपको कोर सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, बेसिकली आपको सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस, एसटीएल, पाइथन, 200 प्लस कोडिंग प्रॉब्लम्स, बेसिक ऑफ ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क पूछा जाता है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो आपको इन जनरल 100 प्लस आवर्स की क्लासेस मिलेंगी, जो कि मेन रिटर्न एग्जाम्स में पूछा जाता है जब आप गूगल, विप्रो, टीसीएस का एग्जाम्स देंगे, है ना, ऑनलाइन में। पीडी सेशंस मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन, जो कि आपकी ली जाएगी इस कोर्स के अंदर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशंस, हाउ टू मैनेज एटिकेट्स, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी, और पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और कोर्स है जो कि पोस्ट गेट गाइडेंस का है, जिसमें आपको गेट क्रैक करने के बाद आपके डिफरेंट स्कोर्स में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आपको मिल सकते हैं, आईआईटीज, आईआईएससी और पीएसयू में, जिसमें भी आपको ऑप्ट करना है। ऑप्टिमम यूज कैसे करना है अपने गेट स्कोर का, ताकि आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाए। इंटरव्यू गाइडेंस जो डिफरेंट पीएसयूज लेते हैं, जिसमें आपको जीडी, जीटी, पीआई ये सभी होता है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू, उसके लिए हम गाइडेंस करते हैं। सीवी के लिए हम गाइडेंस करते हैं। एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर एडमिशन इन आईआईटीज, एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर रिक्रूटमेंट इन एनी पीएसयू अक्रॉस इंडिया। इंटरव्यू गाइडेंस, गाइडेंस रिलेटेड टू सीसीएमटी, मतलब एनआईटी में एडमिशन के लिए, जैसे सीओएपी आईआईटीज में एडमिशन के लिए, वैसे सीसीएमटी एनआईटी में एडमिशन के लिए। एलुमनाई कनेक्ट मतलब हम आपके उन स्टूडेंट से, हमारे एलुमनाई से इंटरेक्ट करवाएंगे जो ऑलरेडी प्लेस्ड है पीएसयू में या फिर किसी आईआईटी से अपना कोर्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनसे इंटरेक्ट करने से आपको यह पता चलेगा कि रियलिटी एंड फैक्ट्स क्या है, आईआईटीज की बात करें, एनआईटीज की बात करें या फिर पीएसयू के बारे में बात करें। गाइडेंस रिलेटेड टू आपका सीवी कैसे फॉर्म आपको बनाना है, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। अब हम आ जाते हैं गेट एकेडमी पब्लिकेशंस में आपको कौन कौन से बुक्स मिल सकते हैं। बहुत ही उम्दा बुक्स है, इंडिया द्वारा मैक्सिमम लोगों द्वारा पसंदीदा ये बुक्स है। तो जितने भी ब्रांचेस है सभी के लिए कॉमन 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, ये दोनों के बुक्स अवेलेबल है। इस बुक्स में पीवाईक्यू पूरा कवर्ड है, किसी क्वेश्चंस को डिफरेंट मेथड से सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो प्रोवाइडेड है, और उसके अलावा क्यूआर कोड प्रोवाइडेड है, जिसको स्कैन करके आप यूट्यूब चैनल में ये देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कोई फैकल्टी कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये आपके पास अवेलेबल है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के। आगे हम बात करें तो यहां पे हमारे पास कॉमन टॉपिक्स जो कि ECEE में होते हैं, टॉपिक का मतलब है सब्जेक्ट, जैसे कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, डिजिटल, ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। तो उनके लिए अलग अलग बुक फ्रेम किया गया है। तो आपको इन सभी बुक्स में पीवाईक्यू मिल जाएगा, डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ क्यूआर कोड मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कोर सब्जेक्ट्स जो कि ईसी के लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, कम्युनिकेशन और ईएमटी, उसके लिए अलग बुक है।
अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मशीन पीएसए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग बुक है। हम लोग आईएन के लिए बात करें तो मेजरमेंट हो गया, ट्रांसड्यूसर्स हो गया, उसके लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए अलग से बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपके कोर सब्जेक्ट्स के लिए है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए हमारे पास 2 वॉल्यूम अवेलेबल है एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए। ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक्स वाइज इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएगा, क्वेश्चंस पीवाईक्यू मिल जाएंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे। मतलब ये कंप्लीट आपको इलेक्ट्रिकल मशीन की तैयारी के लिए जो टेक्स्ट की जरूरत है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करें तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और कम्युनिकेशन जो इनके कोर सब्जेक्ट्स है उसके लिए बुक मिल जाएंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पीवाईक्यू, ईएससी के क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है और थ्योरीज है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कंटेंट की ओर जो आज के लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। In a three-dimensional view of silicon N-channel MOSFET transistor shown in the figure, delta is equal to 20 नैनोमीटर। तो एक 3 डायमेंशनल फिगर इसने बनाया है जो हम भी बनाए थे कुछ दिन पहले जब हम लोगों ने आईडी करंट का डेरिवेशन किया था। देखो मैं हर डेरिवेशन भी आपको बताया हूं, ऐसा नहीं कि मैं 72 घंटे में कुछ खा गया हूं, खाया कुछ नहीं हूं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के साथ डेरिवेशन भी मैंने आपको बताया है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, और आगे भी कोई आपको तकलीफ होती है जिंदगी में तो हम आपके साथ है। वैसे भी डोपामाइन तो है हमारे पास, डोपामाइन शायद आप लोग के लिए फ्री है, तो डोपामाइन का एक एडवांटेज तो लेंगे ही शायद आप लोग, है ना। वहां पे फिर मिलेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस एक्सप्लोर करेंगे, कुछ मजे की बातें करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक ऐसा डायग्राम, और यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे ड्रेन रीजन बना हुआ है ऐसा करके ऐसा, और यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये एक सोर्स रीजन बना हुआ है ऐसा करके ऐसा। ठीक है, ये आपका ड्रेन है, ये आपका सोर्स है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। तो डायग्राम में उसने पलट दिया है ना, ये ड्रेन है, सोर्स है। आपको एक बात बता देता हूं, ये जो मॉसफेट है ये सिमेट्रिक डिवाइस होता है, ये सिमेट्रिक डिवाइस होता है। सिमेट्रिक डिवाइस का मतलब है कि आप इसके टर्मिनल्स को एक्सचेंज कर सकते हो। इसका मतलब है आप सोर्स टर्मिनल जो है कैन बी यूज्ड एज ड्रेन टर्मिनल, आप उसको ड्रेन टर्मिनल बना सकते हो। सिमेट्रिकल डिवाइस है टर्मिनल, क्योंकि दोनों की डोपिंग सब कुछ सेम होती है। सोर्स टर्मिनल कैन बी यूज्ड एज ड्रेन टर्मिनल एंड अगर आप लिखे तो सिमिलरली ड्रेन टर्मिनल, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये मैं बता रहा हूं, कैन बी यूज्ड एज, आप सोर्स टर्मिनल की तरह यूज कर सकते हो। तो मतलब म्यूचुअली आप उसको चेंज कर सकते हो, ये सिमेट्रिक डिवाइस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इधर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, और यहां पे सोर्स और ड्रेन दिया गया है, और आप देखेंगे तो शोन डेल्टा इज इक्वल टू 20 नैनोमीटर। तो यहां पे डायग्राम में अगर आप डेल्टा को खोजेंगे तो डेल्टा मिलेगा आपको, और वो 20 नैनोमीटर का दिया गया है। तो ये जो है यहां से यहां तक डेल्टा है, ये जो डेल्टा है ये 20 नैनोमीटर का दिया गया है। ठीक है, ये डेल्टा है यहां से लेके यहां तक, ये जो वैल्यू है ये 20 नैनोमीटर है। ठीक है, तो डेल्टा क्या है अगर आप समझेंगे तो डेल्टा इज द ओवरलैपिंग एरिया। एक्चुअली मैं बात करूं, आप सभी अगर मेरे को देख रहे हैं तो ये जो सोर्स रीजन है एक्चुअली यहां से चालू होना चाहिए था, लेकिन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग आइडियली तो वहीं से चालू होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपका सोर्स रीजन जो है वो थोड़ा इधर उधर खसक जाता है। तो आपका सोर्स रीजन और ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और ये मेटल, ये थोड़ी देर में थोड़े दूर तक ओवरलैपिंग हो जाता है। हालांकि वो डिस्टेंस बहुत कम होता है 20 नैनोमीटर का, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है
थ्योरेटिकली हम लोग ऐसा नहीं मानते। थ्योरेटिकली हम जब ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं? सो व्हेन वी आर ड्रॉइंग थ्योरेटिकली, अगर हम लोग थ्योरेटिकली ड्रॉ करते हैं तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं? आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि सर आप ऐसा सिलिकॉन डाइऑक्साइड जब भी बनाते हो तो मैं ध्यान देता हूं सर कि आप जो है वो सोर्स को ड्रॉ करते हो बड़े ध्यान से ऐसे करके, और ड्रेन को ड्रॉ करते हो बड़े ध्यान से ऐसे करके। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। ये जो है ये थोड़ा सा एरिया जो है ऐसे ओवरलैप हो जाता है, ये भी थोड़ा एरिया ऐसे ओवरलैप हो जाता है। ये जो ओवरलैपिंग एरिया है, आप मुझे समझ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, आप तो स्मार्ट हो। तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ये वाला, इसी का विड्थ दिया गया है कि कितने डिस्टेंस तक ये ओवरलैप किया गया, उसी को डेल्टा के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है, और वो आपका डेल्टा है यहां पे 20 नैनोमीटर। ठीक है, 20 नैनोमीटर। और क्या क्या दिया गया है अगर हम लोग ध्यान से देखें? चैन से सोना है तो जाग जाओ, और गेट निकालना है तो डिस्ट्रैक्शन को से भाग जाओ। ये है आपका यहां से यहां तक डिस्टेंस की बात की है इसने। ये जो है ये हमारा विड्थ होता है, और विड्थ कितना दिया है? ये 1 माइक्रोमीटर का विड्थ दिया है। देखते रहेंगे। और क्या बोला है कि आपका जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये जो एरिया है ये मान लेते हैं ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो थिकनेस है जिसको हम TOX के नाम से जानते हैं, ये आपको दिया है 1 नैनोमीटर का, जिसको हम लोग TOX के नाम से जानते हैं। ये आपको दिया है 1 नैनोमीटर का। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ये थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेयर है। और ये क्या है? ये भाई साहब आपका विड्थ है, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो इन सब बातों के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डेल्टा द ट्रांजिस्टर इज ऑफ विड्थ 1 माइक्रोमीटर, द डिप्लीशन विड्थ फॉर्म्ड एट एवरी PN जंक्शन इज 10 नैनोमीटर। तो जहां पे भी P और N एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये इसका सबस्ट्रेट जो है वो P टाइप का है। कैसा है सबस्ट्रेट जो है वो P टाइप का है। तो ये P है और ये N होगा पक्के से, और ये भी N होगा पक्के से। तो P और N जहां जहां इंटरेक्ट करेंगे वहां एक डिप्लीशन रीजन बनेगा ऐसा करके। ये तो बनता ही है भाई। ये जो डिप्लीशन रीजन है इसका विड्थ दिया गया है। विड्थ कितना है? इसका विड्थ जो है वो है आपके पास 10 नैनोमीटर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं W डिप्लीशन, डिप्लीशन रीजन का विड्थ ये है आपके पास 10 नैनोमीटर का विड्थ है, 10 नैनोमीटर। बाकी सारी चीजें डायग्राम में दिख रही है। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये हमको पता रहता है, फिर भी भगवान इनका भला करे, ये इन्होंने दे दिया है। तो परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन इज इक्वल टू 11.7 होता है, और परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारे पास होता है 3.9। ये दोनों दिया गया है। और एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू दी गई। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। ये आपके पास फेरेड पर मीटर है। पर मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 टू द पावर -14 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू दी गई है। इसके अलावा ये भी दिया है कि इन यहां से यहां तक आपके पास 0.2 माइक्रोमीटर का डिस्टेंस है, और यहां से लेके यहां तक ये 0.2 माइक्रोमीटर है। मतलब ये एक स्क्वायर बॉक्स है। तो चलो ठीक है, अब जो जो दिया है वो तो दिया है जिंदगी में। अगर आगे बढ़े तो यहां पे लिखा हुआ है द सोर्स बॉडी जंक्शन कैपेसिटेंस इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पे लिखा हुआ है कि सोर्स और बॉडी का जो जंक्शन कैपेसिटेंस है, जंक्शन कैपेसिटेंस है, इसको आपको फाइंड आउट करना है कि ये अप्रोक्सीमेटली कितना है। तो यहां पे जब हमसे जंक्शन कैपेसिटेंस की बात की है तो मेरे को याद आ गया कि ये जंक्शन कैपेसिटेंस एक्चुअली तो हमारे पास कैपेसिटेंस, ये एक्चुअली हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को बोलते हैं। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को बोलते हैं, और इसी को हम डिप्लीशन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, और इसी को हम स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। ये सारा बात स्पेस चार्ज
कैपेसिटेंस भी हम लोग इसको बोलते हैं, इतना सारा नाम है इसका। जंक्शन कैपेसिटेंस, ट्रांसिशन कैपेसिटेंस, डिप्लीशन कैपेसिटेंस, स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस। अच्छा, और इसका फॉर्मूला एकमात्र आपके पास है, दैट इज एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिव फ्री स्पेस की परमिटिविटी इंटू ए डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो यहां पे उसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमको पता चल गया। तो आगे की बात हम लोग ऐसा करते हैं कि हम पता लगाते हैं कि हमको सोर्स और बॉडी के जंक्शन कैपेसिटेंस के बारे में पता करना है। तो यहां पे मैं एक सोर्स बनाता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास एक सोर्स है, ऐसा सोर्स रीजन। तो इसके बैक पोर्शन में भी कुछ एरिया होगा, ठीक है, और इसके साइड में भी कुछ एरिया होगा। ये एक्चुअली सोर्स है, ऐसा कुछ रहेगा सोर्स रीजन, क्योंकि 3 डायमेंशनल व्यू है। हमको ये पता है कि ये बैक साइड में जितने दूर तक जाएगा डेट इज नथिंग बट द विड्थ ऑफ द सोर्स रीजन। और यहां से यहां तक मेरे को पता है कि इसका हाइट जो है वो क्वेश्चन में ही दिया है, 0.2 माइक्रोमीटर दिया है शायद। और यहां से यहां तक ये 0.2 माइक्रोमीटर है, ये सब मेरे को पता है, क्वेश्चन में दिया है। ये देखिए, ये 0.2 माइक्रोमीटर, ये 0.2 माइक्रोमीटर यहाँ का है एक्चुअली है, लेकिन ये है 0.2 माइक्रोमीटर, और ये हाइट भी 0.2 माइक्रोमीटर। तो ये मेरे को आइडिया लग गया। अब इसके बारे में सोचें तो एक्चुअली में ये जो है ये ऐसा है, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है ना, ऐसा करके। मेरी बात समझ रहे हैं? ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है, एग्जैक्टली नहीं बना है, जिसकी वजह से थोड़ा डाउट आ जा सकता है। लास्ट लाइन में खींच रहा हूं, ठीक है। तो ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है। विजुअलाइजेशन चाहिए ना। तो एक्चुअली ये इस तरीके का फिगर है जिसका बैक पोर्शन भी है, जिसका फ्रंट पोर्शन भी है, जिसका साइड वॉल्स भी है, जिसका टॉप वॉल्स भी है, जिसका बॉटम वॉल्स भी है। अगर ये वाले रीजन को देखेंगे, इसका बॉटम है, ये वाला इसका साइड है, तो इस तरीके का आपके पास फिगर है। तो अगर इस तरीके का फिगर है तो आप देखिए कि आपके पास ये किस टाइप का रीजन है सर? ये तो आपका एन रीजन है। हमको सबको क्लियर है कि ये एन प्लस रीजन है, ठीक है। अगर हम देखें तो हम सबको ये क्लियर है कि एक्चुअली में ये एन प्लस रीजन है, और इसके चारों साइड में आपके पास पी रीजन है जो कि सबस्ट्रेट है।
है ना। तो जहां जहां इसका एरिया जो है वो सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट करेगा उस जगह से आपका कैपेसिटेंस तैयार होगा। तो मैं अगर आपको सच बताऊं तो ये जो सोर्स है ये एक्चुअली में एक एक सबस्ट्रेट के अंदर ऐसा ऊपर से घुसा दिया जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर मैं ऊपर से देखूं, अगर मैं ऊपर से देखूं टॉप व्यू, आप तो इंजीनियर से टॉप व्यू समझते होंगे, तो अगर टॉप व्यू को देखें तो अगर ये पूरा सबस्ट्रेट है तो ये जो रीजन है इस रीजन को ऊपर से ऐसे एम्बेडेड कर दिया जाता है। मतलब समझ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपके टॉप पोर्शन को छोड़ के आपका जो साइड वॉल्स है, आपका जो ये साइड है, अगर ये साइड है, ये साइड है और इसका बॉटम है, ये सभी जो है वो इस पी टाइप के सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट करता रहता है। सिर्फ आपका टॉप मोस्ट सरफेस जो है वहां पे हम लोग एक मेटल कांटेक्ट लगाते हैं और वहां से एक इलेक्ट्रोड एक्सटेंड होता है। ऐसा एक मेटल कांटेक्ट लगाते हैं और वहां से एक इलेक्ट्रोड एक्सटेंड होता है। एक्चुअली ये सोर्स रीजन होता है। तो आपका सामने वाला एरिया, साइड वाला एरिया, ये वाला एरिया, पीछे वाला एरिया और बॉटम एरिया, ये सभी जो है वो सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट करता रहता है। तो इसका मतलब है डिप्लीशन रीजन सभी साइड से बनेगा। अगर डिप्लीशन रीजन सभी साइड से बनेगा और आपके पास डिप्लीशन रीजन का विड्थ जो है वो पहले से गिवन है, कितना गिवन है सर? हमको ये बता दिया गया है इसने पहले से कि डिप्लीशन रीजन का विड्थ जो है वो 10 नैनोमीटर का है। तो ये 10 नैनोमीटर का है, मतलब जहां पे भी ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे वहां 10 नैनोमीटर का डिप्लीशन रीजन का विड्थ बनेगा। तो ये जो है ये कहलाता है डब्ल्यू डिप्लीशन। ठीक है, ये कहलाता क्या है? ये कहलाता है डब्ल्यू डिप्लीशन। अब हम लोग अगर बाकी चीजों की बात करें तो और क्या क्या रह गया है? हमको ये पता है कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, क्योंकि यहां पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो नहीं है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड टॉप में है और यहां पे ये पूछ रहा है कि पी टाइप सबस्ट्रेट और एन प्लस सिलिकॉन के बीच में जो कैपेसिटेंस तैयार होगा वो उसकी वैल्यू क्या है। तो इसका मतलब है ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये एक्चुअली सिलिकॉन की है, ना कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। और ये आपका फ्री स्पेस की परमिटिविटी तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। यहां पे एरिया की बात करें तो हर वो सरफेस एरिया जिसके बीच में कैपेसिटर बन रहा है। अगर साइड वॉल्स के बारे में बोले तो साइड वॉल्स में आपके पास एक आपका ये सबस्ट्रेट पी टाइप का मटेरियल है और एक जो है वो आपके पास एन प्लस का रीजन है। इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस बन रहा है। मतलब इस साइड वॉल्स में अगर हर एक साइड का नाम हम लोग दे दें तो यहां पे कितने साइड है? ये सर एक लेफ्ट साइड है और ये एक बैक साइड है, ठीक है, 2। और ये एक साइड है राइट साइड, ये हो गया 3। और सर बॉटम में एक साइड है 4, है ना, और एक फ्रंट में एक साइड है जिसको हम लिख देते हैं 5। टोटल 5 साइड ऐसे हैं जो कि पी टाइप के सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो सर ये सभी साइड्स का एरिया आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे ले लिया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और ये हो गया प्लस A5। इस तरीके से 5 एरियाज को मैंने ले लिया और इन पांचों एरियाज का एडिशन जो है वो ओवरऑल कैपेसिटेंस दे रहा है। तो अब हमको निकालना आसान हो गया। कैसे निकालना आसान हो गया? अगर हम लोग ये कर ले कि हमारे पास ओवरऑल जंक्शन कैपेसिटेंस जो है वो एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू डिप्लीशन है, तो हमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और प्लस A5। अगर ये सब एरिया बराबर है तो अपन 5 बार कर देंगे, फिर भी देखते हैं। तो यहां पे अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये जो पहला वाला एरिया है और ये तीसरा वाला एरिया है ये दोनों सेम है। उसी प्रकार बॉटम का एरिया तो अलग है, चलो मानते हैं। आगे का और पीछे का, तो ये हो गया आगे का 5वां और ये पीछे का, मतलब ये दोनों एरिया भी सिमिलर है। और फोर्थ एरिया जो कि बॉटम का है यही अलग है क्योंकि टॉप एरिया में हमारे पास मेटल का कांटेक्ट है। तो
इस हिसाब से, तो अगर मैं यहां पे A1 की बात करूं तो A1 क्या आएगा? A1 जो है वो W और 0.2 माइक्रोमीटर का मल्टीप्लीकेशन है। W की वैल्यू क्या है? W 1 माइक्रोमीटर, और ये हो गया 0.2 माइक्रोमीटर। तो ये देखिए ये वाला साइड कैसे आएगा? ये इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन है, ये दोनों का। तो ये जा जाएगा इस साइड का एरिया। तो ये हो गया 0.2 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइक्रोमीटर W। उसी प्रकार यही जो है वो आपका A3 भी है, ठीक है, क्योंकि A3 का भी वाल वैसे ही है। उसी प्रकार फ्रंट और बैक, फ्रंट जो है वह पांचवा मतलब A5। फ्रंट का एरिया कैसे आएगा सर? फ्रंट का एरिया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड। तो ये दोनों तो 0.2 है, तो ये 0.2 माइक्रोमीटर इंटू 0.2 माइक्रोमीटर। ये किसके बराबर है सर? ये बैक एरिया मतलब A2 के बराबर है। और बॉटम को लास्ट में देखते हैं। तो ये जो बॉटम है जिसको हम लोग A4 लिखे हैं, ये कैसे आएगा सर? ये इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन मतलब 0.2 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइक्रोमीटर। तो ये तो आपकी A3 के बराबर हो गया। मतलब यहां पे हम लोग लिख देते हैं कि A4 भी बराबर है। तो 3 टाइम्स 0.2 इंटू 1 माइक्रोमीटर और 2 टाइम्स 0.2 इंटू 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो अगर ऐसा करें तो आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं 3 टाइम्स A1 प्लस 2 टाइम्स A2। अगर ऐसा कर ले तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया CJ इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय W डिप्लीशन कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 टाइम्स का मतलब है 3 इंटू 0.2 माइक्रोमीटर इंटू 1 माइक्रोमीटर, ये 3 बार, प्लस ये 2 इंटू 0.2 माइक्रोमीटर इंटू 0.2 माइक्रोमीटर, ये 2 बार। ये हो गया ऐसा। और क्या? और यहाँ पे हमारे पास है 11.7 इंटू ये है 8.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 डिवाइडेड बाय W डिप्लीशन। वैल्यूज देख लेते हैं एक बार। 8.9 इंटू 10 टू द पावर -12, 11.7 लिखना चाहिए ना, 11.7, ठीक है। तो ये भी कर दिए। और W डिप्लीशन क्या है? 10 नैनोमीटर। तो इससे डिवाइड कर दिया हम 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 मीटर। तो सभी को आप मीटर में ही लिख दीजिए, क्योंकि ये भी यूनिट मैंने मीटर में लिखा है। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो इसका आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा। आपको यही बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आपका आंसर होगा 7 इंटू 10 टू द पावर -15 फेरेड, डेट इज इक्वल टू 7 फेम्टो फेरेड। तो ये क्या होता है? ये फेम्टो फेरेड आ रहा होगा। फेम्टो का मतलब है 10 टू द पावर -15। आगे बढ़े, शेल वी मूव?
यूनिट को क्यों कन्वर्ट करोगे? सब मीटर में है तो जरूरी क्या है? अगर यहां पे एक भी चीज सेंटीमीटर में होता तो करते। ये भी मीटर में है, 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 ये भी मीटर में है। सिर्फ आपको क्या लिखना है? यूनिट कन्वर्शन आपने सीखा नहीं है क्या? अगर सब सेम यूनिट में है तो क्यों करोगे कन्वर्ट? यहां पे ये 10⁻⁻⁶, यहां पे ये 10⁻⁻⁶। ये तो लिखना ही पड़ेगा ना भाई। यूनिट कन्वर्शन क्यों करोगे? जब सब मीटर में है तो क्या जरूरत है भाई? क्या जरूरत क्या है बताइए मुझे। क्या आपने बचपन में ये नहीं पढ़ा कि अगर सब यहां पे कोई भी एक सेंटीमीटर में होता तो हम कन्वर्ट करते? कोई भी एक चीज सेंटीमीटर में होता तो हम कन्वर्ट करते। अरे ये फेम्टो न्यू चीज नहीं है। तो आपके पास होता है ना, पहला क्या होता है? मिली, फिर क्या होता है? माइक्रो, फिर क्या होता है? नानो, फिर क्या होता है? पीको, फिर क्या होता है? फेम्टो। तो ये मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻³ माइक्रो क्या मतलब क्या होता है? 10⁻⁻⁶। नानो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻⁹। पीको का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻12। फेम्टो का मतलब क्या होता है? 10⁻। ये तो बचपन में पढ़े होगे यार। ये सारी बात तो आपने बहुत पहले पढ़ी होगी। नया बात क्या है? मतलब मैं यहां पे यूनिट बता रहा हूं क्या? मिली, माइक्रो, नानो, पीको, फेम्टो। मैं तो ऐसे पढ़ता था। आप पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? क्या आपके स्कूल में ये नहीं बताया गया? तो फिर से स्कूल में पढ़िए। वापिस से जाइए, बोले हमको नहीं पढ़ाया गया सर ये मिली, माइक्रो, नानो, पिको, फेम्टो। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं समझे। ये एक बैटरी है समझ लो। ये आपका सोर्स है। ये एक बैटरी है, ये सोर्स है। इसको आपने सबस्ट्रेट के अंदर डाल दिया। अब ये घुस गया अंदर। ऊपर का सरफेस सिर्फ अलग है, बाकी सब सरफेस आपके सबस्ट्रेट से कांटेक्ट में है। तो जहां सबस्ट्रेट पी है और ये जो है ये एन है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, वहां वहां डिप्लीशन रीजन बनेगा। तो कितने साइड से सर? एक साइड इधर है, एक साइड इधर है, एक फ्रंट है, एक बैक है और एक बॉटम है। ये सभी साइड इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो ये साइड है ये कितना है सर इसका? ये 1 माइक्रोमीटर है। ये जो ये साइड है ये कितना है? ये 0.2 माइक्रोमीटर है। ये जो ये साइड है ये कितना है? 0.2 माइक्रोमीटर है। ध्यान से देखते रहो। तो एरिया कैसे? ये 0.2 इंटू 0.2। जो जो एरिया आपके सबस्ट्रेट से कांटेक्ट में आया है उन सबको ले लिया। सामने वाला कांटेक्ट में आया है, पीछे वाला आया है, ये वाला साइड वाला आया है, ये वाला भी आया है और ये बॉटम भी आया है। तो ये 0.2 इंटू 0.2, ये 0.2 इंटू 1 और इधर पे ये 0.2 इंटू 0.2 और ये बॉटम में ये 0.2 इंटू 1। मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन तो बनाए होंगे बचपन में। लाइक एन ओपन बॉक्स। लाइक एन ओपन बॉक्स। तो ये रिमोट से भी देख सकते हो सेम चीज। ऐसे करके घुसा दिए सबस्ट्रेट के अंदर, तो ऊपर वाला एरिया बस नहीं घुसा, बाकी सब है। तो ये 0.2 इंटू 0.2, ये 0.2 इंटू 1 माइक्रोमीटर, ये 0.2 इंटू 0.2, ये 0.2 इंटू 1 माइक्रोमीटर। तो ऐसे निकालोगे ना, तो वही तो निकाला हूं देवता, गुरुजी।
डॉक्टर, देवता, यही किया हूं। ये देखिए, इस साइड को निकाला, इस साइड को निकाला और इस साइड को निकाला। एरिया कैसे आता है? दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो एरिया आएगा कि नहीं आएगा? सर ये भी तो नया बात बताया। आप ऐसा बोलोगे तो फिर तीसरी मंजिल से कूद दूंगा आज मैं, फिर रिटर्न आऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा। कूदने से क्या है, दिमाग मेरा सही हो जाएगा। अब एरिया दो साइड्स को मल्टीप्लाई करने से आता है, ये भी नहीं पता है तो स्वयं साक्षात ब्रह्मा आएंगे आपको समझाने के लिए। सो ब्रह्मा जी जो है वो अवतार लेंगे और समझाएंगे कि भाई एरिया निकालने के लिए दो साइड्स को मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट आपसे पूछा है द गेट सोर्स ओवरलैप कैपेसिटेंस अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पे एक और कैपेसिटेंस के बारे में पूछ रहा है, और वो कैपेसिटेंस है गेट सोर्स ओवरलैप कैपेसिटेंस। तो ये क्वेश्चन नंबर है थर्ड। यहां पे पूछ रहा है गेट सोर्स, गेट और सोर्स का ओवरलैप, ओवरलैप कैपेसिटेंस, गेट सोर्स ओवरलैप कैपेसिटेंस। तो गेट सोर्स ओवरलैप कैपेसिटेंस मतलब गेट क्या है सर? ऊपर वाला पार्ट है ना, ऐसा करके ऐसा, और इसमें एक ऑक्साइड भी है, तो ये हम लोगों ने ऑक्साइड लगा दिया। ठीक है, और ये एक टर्मिनल है जो कि गेट टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। और सोर्स कैसे है सर? आपने अभी अभी बताया था कि सोर्स का थोड़ा सा एरिया जो है वो ओवरलैप हो गया है। तो एक्चुअली में सोर्स ऐसा है, तो कितना एरिया ओवरलैप हो गया है सर? इतना सा ओवरलैप हो गया, यहां से लेके यहां तक। सर इसको किससे रिप्रेजेंट किए? सर इसको आपने डेल से रिप्रेजेंट किया था। ये जो है ये डेल है, डेल। विजुअलाइजेशन चाहिए भाई, ईडीसी में क्या चाहिए? विजुअलाइजेशन चाहिए। विजुअलाइजेशन के बिना सॉल्व नहीं होगा। तो ये डेल है। तो सर ये एरिया जो है ये पीछे भी फैला होगा। हाँ भैया, ये एरिया पीछे भी फैला है। सर ये भी तो पीछे फैला होगा। हाँ ना भैया, ये भी पीछे फैला हुआ है। तो ये सब जो है वो पीछे की तरफ फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है सिर्फ हम लोग ओवरलैपिंग एरिया को निकाले तो ओवरलैपिंग एरिया कुछ ऐसा होगा। ये ओवरलैपिंग का ऊपर का एरिया होगा। यस, दिख रहा है? तो हमको यही निकालना है कि गेट और सोर्स का ओवरलैपिंग कैपेसिटेंस। तो ये गेट का इतना एरिया जो है वो ओवरलैप हो गया है, और ये सोर्स और गेट है, मतलब ये आपका एक प्लेट की तरह काम कर रहा है। दो प्लेट्स होते हैं ना, एक ऊपर का प्लेट होता है और एक नीचे का प्लेट होता है। ठीक है, ये ऐसा। और एक नीचे का प्लेट होता है। रुक जा, बनाता हूं मैं। एक ऊपर का प्लेट, और एक नीचे का प्लेट।
ठीक है, तो ये दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों के बीच में आपके पास TOX है, थिकनेस ऑफ ऑक्साइड। देखिए ये नीचे का प्लेट है और वो ऊपर का प्लेट है, इन दोनों के बीच में ऑक्साइड लेयर है, तो आपको इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालना है, नीचे के प्लेट का एरिया और ऊपर के प्लेट का एरिया। तो एरिया मतलब क्या है, ये वाला एरिया, एरिया मतलब क्या है, ये वाला एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे सर, एरिया निकाल सकते हैं हम, ये वाला जो है अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, सही बात बोलता है। और उसी प्रकार नीचे का एरिया निकालने के लिए इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। मैंने बोला भाई ऊपर का एरिया नीचे का एरिया तो सिमिलर होगा ना, हाँ सर सिमिलर होगा, तो क्या क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तेरे को एरिया निकालने के लिए। तो उसने बोला कि सर ये W है, इसको आप डेल से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। तो अगर हम लोग गेट सोर्स ओवरलैप कैपेसिटेंस निकाले तो एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, W इंटू डेल कर देंगे, आ जाएगा। ऐसा 2 बार करना पड़ेगा, नहीं नहीं एक ही बार करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन इंटू ए डिवाइडेड बाय W है। यहां पे W जो है वो थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेयर है, क्योंकि दोनों एरियाज के बीच में जो मटेरियल आ रहा है वो ऑक्साइड आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं। और ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो किसी भी एक एरिया को आप ले सकते हैं। तो यहां पे अगर हम लोग ओवरलैप कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करें तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, सबसे पहले तो एप्सिलॉन नॉट लिख दो, फिर ऑक्साइड है तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड लिख लो, फिर एरिया जो है वो किसी भी एक प्लेट के एरिया को आप कंसीडर कीजिए। तो यहां पे आपके पास है W इंटू डेल का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेयर, आ गया। इतने में आपका आंसर आ जाएगा। तो W इंटू डेल का मल्टीप्लीकेशन ये सब आप कर लीजिए। तो यहां से इसको हटाए, थोड़ा इधर लगाए और बाकी चीजें यहां लिखना चालू कर दिए। तो यहाँ पे ये है 8.9 इंटू 10⁻⁻12 और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये 3.9 होता है। W जो है वो आपका विड्थ ये 1 माइक्रोमीटर का है और डेल की वैल्यू 20 नैनोमीटर दिया गया है शायद, जहां तक मुझे याद है वो 20 नैनोमीटर है। यस ये 20 नैनोमीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, विजुअलाइजेशन होना चाहिए, ये 20 नैनोमीटर है डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेयर। यहीं से देख लेता हूँ, क्वेश्चन में ही दिया होगा थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेयर, है ना। द डिप्लीशन विड्थ फ्रॉम द रिलेटिव परमिटिविटी ये 1 नैनोमीटर है, तो ये है आपके पास 1 नैनोमीटर। तो यहां पे भी कन्वर्शन की कोई जरूरत नहीं है और ये आपका ओवरलैपिंग कैपेसिटेंस आ जाएगा। देखिए तो ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई। तो आपका इसका आंसर जैसे वो 7 फेम्टोफेरेड आया था, यहां पे 0.7 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻⁻15 फेरेड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.7 फेम्टोफेरेड। किसी को कोई डाउट?
किसी कोई आशंका? डेप्थ ऑफ ओ एक्स आई ऑक्साइड समझ नहीं आया। रेहान फिर से मैसेज करो, क्या समझ नहीं आया? मैसेज मारो तो क्या समझ में नहीं आया? किसको किसको समझ नहीं आया? सब लोग मारो मैसेज। ऑक्साइड का थिकनेस, ये ऑक्साइड का थिकनेस दिया हुआ है भाई। ये आपका एक प्लेट है, प्लेट वन। ऊपर वाला एक प्लेट है, प्लेट वन। नीचे वाला एक प्लेट है, प्लेट टू। और उन दोनों के बीच में ऑक्साइड है। ऑक्साइड क्या करता है? ये इंसुलेटर का काम करता है। और यही जो है ये डाई इलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, तो आप जब कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं तो आप यही तो लिखते हैं ना, रिलेटिव परमिटिविटी इंटू ऑक्साइड की परमिटिविटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिफरेंस जो है वो ऑक्साइड की वजह कारण है। तो ये जो है ये ऑक्साइड है, और ये टी डब्ल्यू जो है वो थिकनेस ऑफ ऑक्साइड रीजन है। ये तो कई बार किए हैं यार। ऊपर का प्लेट, नीचे का प्लेट, और इन दोनों के बीच में क्या है? डाई इलेक्ट्रिक। तो ये ऑक्साइड है, और ये इसका एरिया है, ये इसका एरिया है। यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। समझ लो यार। ड्रेन और सोर्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं भाई। मतलब किस तरीके का सोच रहे हो पता नहीं। ये ड्रेन अलग है, ये सोर्स अलग है। ड्रेन सोर्स ओवरलैप नहीं कर रहे, बस ये अपनी स्थान से खिसक गए हैं।
देखो, आप क्या सोचते हो कि आप जब कोई एक डिवाइस बनाओगे तो आप सोर्स को बिल्कुल इसके एज से चालू करोगे, ऐसा, और ड्रेन को बिल्कुल इसके एज से चालू करोगे, ऐसा। ऐसा आप सोचते हो। लेकिन जब आप बनाने जाओगे, आप चाकू से कुछ सब्जी काटते हो ना, आप तो सोचते हो कि मस्त काटूंगा। लेकिन जब आप बनाने जाओगे तो क्या होता है कि इतना शार्प नहीं बन पाता, ये थोड़ा सा इधर खसक जाता है, ये भी इतना शार्प नहीं बन पाता, ये थोड़ा सा इधर खसक जाता है। उसका कारण है टेम्परेचर। फैब्रिकेशन पढ़ाता तो आपको दिख जाता। तो ये ओवरलैपिंग का मतलब है कि ये छोटा सा हिस्सा जो एक्चुअली इधर होना चाहिए था, ये इधर आ गया। किसका? सोर्स का। और ओवरलैपिंग का मतलब एक छोटा सा हिस्सा जो कि इस तरफ होना चाहिए था, इधर आ गया, ओवरलैप हो गया। तो इसको आप किस नजरिए से देख रहे हो? मैं आपका नजरिया नहीं समझ पा रहा हूं। ठीक है। पूरे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं नेहा, मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूं। बाकी सारे क्वेश्चंस आप मुझसे टेलीग्राम में सॉल्यूशन लेते रहना। तो मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, है ना। सर्किट सर्किट वाले क्वेश्चंस को बना लेते हैं, थ्योरी वाले आप बना लेना। फॉर एन एन चैनल मॉसफेट एंड इट्स ट्रांसफर कर्व शोन इन द फिगर, द थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज। तो यहां पे हमारे पास एक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, ऐसा, ठीक है। और ये हमारे पास ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है। यहां पे हमारे पास 1 वोल्ट है। यहां पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? दिस इज VGS। और यहां पे हमारे पास ID है। और एक सर्किट डायग्राम भी बना हुआ है। और ये जो सर्किट डायग्राम है ये कुछ ऐसा है। जो क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं बन पाएंगे उस क्वेश्चन को हम बाद में, हमारा तो टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप मेरे को टैग कर देना। आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। डोंट टेक टेंशन। वी आर हियर, देन व्हाट इज फियर? ठीक है। तो यहां पे हम लोग एक टर्मिनल ले लिए जो कि गेट टर्मिनल है, और इसकी वोल्टेज की वैल्यू हम 3 वोल्ट लगा दिए। यहां पे Vs है, Vs की वैल्यू जो है वो हम 1 वोल्ट लगा दिए। और यहां पे आपके पास Vd है, Vd की वैल्यू हमारे पास 5 वोल्ट है। ठीक है। तो मैंने आपको अटैच कराया ना मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। तो इस तरीके का क्वेश्चन मान लो आप पता है। और पूछा क्या है? पूछा आपके पास 4 ऑप्शन है। तो ये एक एन चैनल मॉसफेट है। कैसा है बेटा? ये एक एन चैनल का मॉसफेट है। एन चैनल मॉसफेट है, ठीक है। एन चैनल मॉसफेट है। तो एन चैनल मॉसफेट अगर है तो हम यहां पे ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमको दिया गया है कि द थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज। तो क्वेश्चन ये है कि इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो वो वोल्टेज है, देखो ये जो है ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है ना, कि एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो आउटपुट और इनपुट दोनों के बीच में बना हो। तो यहां पे देखना, ये जो VGS है ये एक्चुअली आपका इनपुट वोल्टेज है। ये आपका इनपुट वोल्टेज है।
ठीक है, अगर हम लोग इनपुट टर्मिनल्स की बात करें, ये भी एक 2 पोर्ट नेटवर्क है। ध्यान से देखोगे तो मैंने यहां से इसको डिवाइड कर दिया। तो आपका ये जो ड्रेन टर्मिनल है और ये सोर्स टर्मिनल है, ये एक पोर्ट की तरह काम करते हैं, जिसको हम आउटपुट पोर्ट बोलते हैं। और क्योंकि ये भी एम्पलीफायर है, ये दोनों टर्मिनल एक पोर्ट की तरह काम करते हैं, जो कि इनपुट पोर्ट है। तो सोर्स टर्मिनल दोनों पोर्ट में कॉमन है। ठीक है, यहां से जो भी करंट जाता है उस करंट को हम इनपुट करंट बोलते हैं। तो इस करंट की वैल्यू तो कभी आएगी नहीं, हमेशा 0 रहेगी, क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर लगा हुआ है। लेकिन यहां का वोल्टेज तो कुछ ना कुछ होगा। तो ये वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज है, इसलिए मैंने यहां पे इनपुट वोल्टेज लिख दिया। और जो भी करंट यहां से फ्लो होगा ड्रेन टर्मिनल से, आईडी, ये आउटपुट का करंट होगा। तो ये जो है ये आउटपुट करंट है, आउटपुट करंट है। तो यहां पे आउटपुट करंट तो होगा ही होगा, क्योंकि ड्रेन करंट रहता है। और अगर हम लोग आउटपुट वोल्टेज की बात करें, तो आउटपुट वोल्टेज जो है यहाँ पे VDS का वोल्टेज होगा, डेट इज इक्वल टू 5 वोल्ट आपका आउटपुट वोल्टेज है। तो ये जो करंट है ये एक्चुअली आपका आउटपुट करंट है। ये क्या है? ये आउटपुट करंट का वैल्यू है, आउटपुट करंट की वैल्यू है। ध्यान से समझ लिए सब कुछ। तो हमको पूछ रहा है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो हमको पता है कि अगर हमारा एन चैनल का मॉसफेट है, तो एन चैनल मॉसफेट में कंडक्शन कब चालू होगा? जब आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा होगा या फिर उसके बराबर होगा, क्योंकि यही वोल्टेज जो है वो इनफ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को चैनल एरिया में लाता है और करंट कंडक्शन को स्टार्ट करता है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे 1 वोल्ट लगाया है, इसका मतलब है यही तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, क्योंकि इसके ऊपर ही आपका करंट कंडक्ट कर रहा है, इसके नीचे तो करंट का मैग्नीट्यूड 0 है। तो हमको इस ग्राफ से ये पता चल गया कि भैया कि यहां पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू जो है वो 1 वोल्ट है, पूछने की बात नहीं। ठीक है, तो यही बात दिया गया है, किसको आंसर में ए में दिया गया और सी में दिया है। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट है एंड द डिवाइस इज इन एक्टिव रीजन। थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट है एंड डिवाइस इज इन सैचुरेशन रीजन। एक्टिव का मतलब है कि ऑन है ना, एक्टिव का मतलब ऑन है, तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमको ये पता है कि हम ऑन या फिर ऑफ कंडीशन को फाइंड आउट करने का एक तरीका है, और लीनियर या फिर सैचुरेशन रीजन को भी फाइंड आउट करने का हमारे पास दूसरा तरीका है। तो ऑन ऑफ फाइंड आउट करने का एक तरीका है कि हम ये टेस्ट कर सकते हैं ऑन टेस्ट। ऑन टेस्ट क्या होता है? सर, अगर VGS की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा है तो हमारा डिवाइस जो है वो ऑन है। और सैचुरेशन टेस्ट का क्या फायदा, कैसे फाइंड आउट किया जाता है? अगर VDS की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू VGS माइनस VT है, तो ये भी पता चल जाएगा कि थ्रेशोल्ड में है कि नहीं। ये दोनों बात मैंने अपनी क्लास में बता दिया है। तो सबसे पहले ऑन कंडीशन देखते हैं। तो यहां पे गेट टू सोर्स वोल्टेज को आपको निकालना पड़ेगा। तो गेट की वैल्यू दी गई है, डेट इज इक्वल टू VG माइनस VS इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज होना चाहिए। थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है कि ये 1 वोल्ट है। अब देखिए गेट का वोल्टेज किस में कनेक्टेड है? सर, वो तो 3 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो लिखो ना भाई, यहाँ पे 3 लिखो। और सोर्स किससे कनेक्टेड है? 1 से कनेक्टेड है, और ये ग्रेटर देन 1 वोल्ट होना चाहिए। तो ये 2 वोल्ट है और ये ग्रेटर देन 1 वोल्ट है। इसका मतलब है ये कंडीशन ट्रू है, मतलब आपका डिवाइस ऑन है। मतलब मैं यहाँ कंक्लूड कर देता हूँ कि ये ऑन है। अब जो है वो सैचुरेशन है कि लीनियर है, ये भी पता लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ड्रेन माइनस सोर्स का वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन गेट माइनस सोर्स का वोल्टेज माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज करना पड़ेगा। तो ड्रेन किससे कनेक्टेड है? सर, 5 से। सोर्स किससे कनेक्टेड है? 1 से। ये किससे ज्यादा होना चाहिए? 3 से। गेट 3 से कनेक्टेड है ना। ये किससे कनेक्टेड है? सोर्स 1 से। और थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है? 1 है। तो इसका मतलब है 5 माइनस 1 ये हो गया 4। ये ग्रेटर होना चाहिए किससे? 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट से। ये कंडीशन भी ट्रू हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो आपका डिवाइस सैचुरेशन में है। मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 वोल्ट है और डिवाइस सैचुरेशन में है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये किस में दिया है? ये सी ऑप्शन में दिया है। कहां दिया है? सी में दिया है। सी 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 सी। तो सी को मैंने गोला कर दिया।
Shall we move? एट्थ क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, आप एक बात को जान लो कि जब भी आप एक कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, जिस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग बोलते हैं इन जनरल ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें आपके पास एक्स एक्सिस जो है वो गेट टू सोर्स वोल्टेज है और वाई एक्सिस जो है वो ड्रेन करंट होता है, और अभी अभी इसी कैरेक्टरिस्टिक को आपने ड्रॉ किया है कुछ ऐसा, तो मैं यहां पे बोलता हूं कि ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, और जब तक थ्रेशोल्ड वोल्टेज नहीं मिलता आपका करंट कंडक्ट नहीं करता। मैं यहां पे एट्थ क्वेश्चन के बारे में नहीं बता रहा हूं, आपको एक जनरल नॉलेज दे रहा हूं, इसको मैं हटा देता हूं। तो आपको पता है कि बिफोर अप्लाइंग दिस थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से तो आपका इन्वर्जन स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन बन जाता है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज जब लगाते हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन रीजन बन जाता है, ये आप सबको पता है। लेकिन थ्रेशोल्ड वोल्टेज के पहले की कहानी ये है कि थोड़े से पीछे वोल्टेज में एक वीक इन्वर्जन भी बनता है, और वीक इन्वर्जन का मतलब है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन आ तो गया है लेकिन उससे करंट कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल बात करें तो प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली तो स्ट्रांग इन्वर्जन से होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बात सत्य है कि वीक इन्वर्जन से भी आपको इलेक्ट्रॉन्स का एक कंडक्टिव पाथ मिल जाता है चैनल में। इलेक्ट्रॉन्स का एक कंडक्टिव पाथ मिल जाता है कहाँ पे? चैनल में, आपको दिखना चाहिए, चैनल में मिल जाता है और इससे भी करंट फ्लो होने लगता है। तो उस समय कैरेक्टरिस्टिक कैसा आएगा कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद करंट कंडक्ट नहीं करेगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से पहले भी करंट कंडक्ट कर लेगा। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक जो है ये पीले रंग का होने की बजाय ये गुलाबी रंग वाला कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ हो जाता है। तो इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक कहीं आप देखेंगे तो इसको हम लोग सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन बोलते हैं, और प्रैक्टिकली इसी तरीके से ही कंडक्ट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम लोग सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन। इसका नाम क्या है? बिफोर थ्रेशोल्ड वोल्टेज अगर आपका करंट कंडक्ट चालू कर दे तो इसको हम लोग सब थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड कंडक्शन के नाम से जानते हैं। और थ्रेशोल्ड कंडक्शन मतलब जब तक आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज नहीं अप्लाई करेंगे तब तक कंडक्शन नहीं होता। यहां तक के लिए एग्री हो जाइए तो आगे बढ़ेंगे। विदाउट योर एग्रीमेंट आई कैन नॉट मूव फर्दर, सो यू जस्ट एग्री विथ ऑल द स्टेटमेंट्स। डिसएग्री भी हो सकते हैं, सर ऐसा कैसे हो गया भी बोल सकते हो। तो हम लोगों ने जो भी फार्मूला फाइंड आउट किया है वो आइडियल कंडीशन में किया है। दो तीन बच्चे ही एग्री होते हैं यार।
मुकेश यादव एग्री है, बाकी को एग्रीमेंट पेपर भेजूंगा मैं। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन अब देखते हैं। 8th क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देखिए 8th क्वेश्चन में यहां पे दिया है कि आपका गेट वोल्टेज जो है यहां पे इंक्रीज हो रहा है। कौन सा वोल्टेज? गेट वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। और ये जो है ये आपका जीएम से बना है। जीएम का मतलब होता है ट्रांस कंडक्टेंस। जीएम का क्या मतलब होता है? जीएम का मतलब होता है ट्रांस कंडक्टेंस। ये होता है ट्रांस कंडक्टेंस। ये जो ट्रांस कंडक्टेंस है इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। कंडक्टेंस लिखा है इसलिए न्यूमरेटर में आईडी, और ट्रांस वर्ड लिखा है इसलिए डिनोमिनेटर में गेट वोल्टेज होगा। और अगर डी आई डी डिवाइडेड बाई डीवीजी निकाल ले तो ये होता है ट्रांस कंडक्टेंस। तो मैंने आपको पहले ही बताया है ट्रांस वर्ड में हमेशा आउटपुट और इनपुट दोनों आते, और कंडक्टेंस लिखा है तो न्यूमरेटर में आपका करंट होगा और डिनोमिनेटर में आपके पास वोल्टेज होगा, तभी आपका कंडक्टेंस वर्ड जो है वो साकार होगा, कंडक्टेंस। और इसी प्रकार रेसिस्टेंस भी होता है। तो आपके पास जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन से आप ट्रांस कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेकिन यहां पे इक्वेशन का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि मान लीजिए मैं सैचुरेशन का इक्वेशन लिखता हूं आईडी का, और सैचुरेशन का इक्वेशन है मेरे पास आईडी का, ये है म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एल और डिवाइडेड बाई 2 इंटू हमारे पास है VGS माइनस VT का स्क्वायर। ये इक्वेशन है। अगर हम लोग यहां पे ये लगा दे DVD डिवाइडेड बाई DVGS, है ना, ये हमारे पास आईडी का इक्वेशन है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू VG, है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये GM आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एल, और यहां पे आ जाएगा VGS माइनस VT। ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। तो ये ट्रांस कंडक्टेंस का इक्वेशन है सैचुरेशन में। लेकिन यहां पे इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पे एक ग्राफ दिया है जिसमें मैं पहले वाले ग्राफ को ले रहा हूं। पहला वाला ग्राफ जो है वो ऐसा करके ऐसा बना हुआ है। यही जो है इसका करेक्ट ग्राफ है, क्योंकि कारण क्या है कि अगर आप गेट टर्मिनल के वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, और ये यहां तक तो ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन आप बहुत ज्यादा गेट टर्मिनल का वोल्टेज बढ़ा दोगे तो आपके चैनल में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो उसका इफेक्ट किस में दिखेगा? आईडी करंट में। आईडी करंट क्या होता है? ये होता है म्यू एन सी ओ एक्स, किसी भी रीजन के लिए लिखे, डब्ल्यू अपन एल डिवाइडेड बाई 2, और ये होता है VGS माइनस VT। तो आपके गेट टर्मिनल का वोल्टेज लगाने का भी एक मैक्सिमम वैल्यू है। अगर उससे ज्यादा गेट टर्मिनल का वोल्टेज लगा देंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास एक मॉसफेट है इस तरीके से, और ये आपके पास N+E N+ रीजन है, और आप गेट टर्मिनल का वोल्टेज लगातार बढ़ाए पड़े हैं। ठीक है, लगातार बढ़ाए पड़े हैं जिंदगी में। तो यहां पे अगर आप गेट टर्मिनल का वोल्टेज को लगातार बढ़ाए पड़े हैं इस तरीके से, तो ये आपका गेट टर्मिनल का वोल्टेज है ऐसा। और आप एक लिमिट के बाद भी आपको रोकने को कोई नहीं है, आप लगाए पड़े हैं। सर कल क्लास EMT के नहीं, आप पढ़ाते चलो, मतलब मेरा कोई लिमिट ही नहीं है, पढ़ाते चल रहा हूं। तो उससे क्या होगा सर? हमारा कोर्स हैम्पर हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे सर। आप ही पढ़ाओगे EDC, तो बाकी सब्जेक्ट हम कब पढ़ेंगे? वैसे ही ये गेट टर्मिनल का वोल्टेज बढ़ाए पड़े हैं, बढ़ाए पड़े हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहले थोड़े से आए, पहले थोड़े से आए, ये N+ रीजन है, ये N+ रीजन है, और ये आपका क्या है सर? ये आपका P टाइप का सबस्ट्रेट है। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से आए, फिर आपने और बढ़ा दिया, थोड़े से और इलेक्ट्रॉन्स आ गए,
फिर और बढ़ा दिया, थोड़े से और इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अगर आते रहे तो ये इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी रेड्यूस हो जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पेस घट जाता है। और इसके अलावा गेट टर्मिनल के वोल्टेज के बहुत बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली इसके सरफेस में टकराते रहते हैं, है ना, इसके सरफेस पे टकराते रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को तो ऊपर ही जाना है, तो वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड को तो क्रॉस नहीं कर पाते, लेकिन इससे सरफेस से टकराते रहते हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस कोलिजन। ये जो है ये सरफेस कोलिजन करते रहते हैं। अगर ये सरफेस कोलिजन करते रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को तो एक्चुअली इस तरफ आना है, लेकिन ये ऊपर टकरा टकरा के अपनी हालत खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से करंट कंडक्शन जो है वो आईडी का वैल्यू जो है वो जितना आना चाहिए उससे रिड्यूस हो जाता है। तो ये जीएम जो है वो आईडी से ही निकलता है। तो ये जो आईडी करंट है ये जितना जाना चाहिए उससे रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आपका करंट कंडक्शन इफेक्ट पड़ता है। तो ये बात मैंने बताया था। तो कई लोग इसको समझ नहीं पाते और इसके अलग अलग आंसर बताते। एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर ए है। एक्चुअली में इस क्वेश्चन का आंसर ए है। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ में दिया है बोथ ट्रांजिस्टर T1 एंड T2। यहां पे दो ट्रांजिस्टर है T1 एंड T2। शोन इन द फिगर हैव ए थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट। दोनों का वोल्टेज क्या है, 1 वोल्ट। कौन सा वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। द डिवाइस पैरामीटर्स K1 एंड K2। तो यहां पे K1 एंड K2 ऑफ ट्रांजिस्टर T1 एंड T2 आर रेस्पेक्टिवली। तो ये K1 जो है ये एक्चुअली म्यू एन COX W अपन L इसका रेशियो होता है। इसकी वैल्यू जो है 36 माइक्रो एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर दिया गया है। तो इसका यूनिट जो है वो माइक्रो एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर होता है। एक्चुअली में जो म्यू एन और COX का मल्टीप्लिकेशन है इसका यूनिट ही एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर होता है। इसका जो यूनिट है ये एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर होता है। और W अपन L जो है, W अपन L जो है ये यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। इसका कोई यूनिट ही नहीं होता, ये यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है और L भी डिस्टेंस है। और मोबिलिटी का यूनिट क्या होता है सर, ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड होता है, ठीक है। और कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है आपके पास कूलम पर वोल्ट होता है ना। तो और कूलम पर वोल्ट, तो यहां पे आपके पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड है। तो अगर मैं कूलम पर सेकंड को देखूं तो कूलम पर सेकंड जो है ये चार्ज पर यूनिट टाइम, ये दोनों को मैं मिलाऊं तो ये एक्चुअली एम्पेयर होता है, ठीक है। और ये वोल्ट वोल्ट जो है ये वोल्ट स्क्वायर हो गया, ये एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर हो गया। लेकिन COX के बारे में आपको एक कहानी पता है क्या, कि ये कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया है। इसका मतलब है यहां पे एक और सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा।
इसका मतलब है इसके डिनोमिनेटर में एक और सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया और फाइनली आपके पास बचा एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे यूनिट एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर लिखा जाता है। ये है जनरल नॉलेज की बात। बिना कॉलेज जाए अगर आपको जनरल नॉलेज लेना है तो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो चीजों को। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो उसी प्रकार K2 को भी इसने एक वैल्यू से और उसके यूनिट से रिप्रेजेंट, ठीक है। इसको हम लोग कई बार प्रोसेस ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर भी बोलते हैं। प्रोसेस ट्रांस, क्योंकि एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर आया ना, तो प्रोसेस ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर्स के नाम से भी जाना जाता है। पैरामीटर के नाम से भी इसको जाना जाता है, म्यू एन और सी ओ एक्स को, ठीक है। तो यहां पे मैंने कर दिया म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एल, और एक और दिया है K2 जो कि फिर से म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एल है, ठीक है। और ये जो है ये सेकेंड वाले के लिए है, और ये 9 माइक्रो एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर है। एक के लिए 36 है, एक के लिए 9 है। हमको क्या ही करना है, तो आउटपुट वोल्टेज, तो यहां पे एक सर्किट दिया गया है जिसका आउटपुट वोल्टेज आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। तो अगर ऐसा दिया है और सर्किट दिया है, तो ये सर्किट को अगर हम लोग समझते हैं भली भांति, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस सर्किट को समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपका ग्राउंडेड है और ये दोनों टर्मिनल इस तरीके से जुड़ा हुआ है। यहां पे आपके पास लिखा हुआ है कि ये +5 वोल्ट है। तो कई लोग इसको देख के बोल देंगे कि ये इन्वर्टर सर्किट है, लेकिन नहीं है, ये इन्वर्टर नहीं है, इसका इनपुट सेम नहीं है। और यहां से एक आउटपुट टर्मिनल निकाला गया है जिसकी वैल्यू जो है वो V0 से रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है। ये आपका ऊपर वाला ट्रांजिस्टर जो है वो T1 है और नीचे वाला ट्रांजिस्टर T2 है, और दोनों का एरो जो है वो सिमिलर साइड में है। इसका मतलब है ये भी आपका NMOS है और इसका मतलब है ये भी आपका NMOS ही है, दोनों NMOS है। इसलिए मैंने दोनों में म्यू एन लिख दिया, म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एल। तो इसके बारे में पता करने से पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये ऑन है कि ऑफ है। उसके बाद ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये लीनियर में है कि सैचुरेशन में है, तब जाके आप V0 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि इस टाइप के सर्किट में जहां पे आपके पास ड्रेन और गेट जो है वो शॉर्ट सर्किट होता है, ऐसा करके ऐसा, ये डिवाइस हमेशा सैचुरेशन में वर्क करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां पे भी आप देखेंगे कि एक मॉसफेट में ड्रेन और गेट शॉर्ट सर्किटेड है, जैसे ये ड्रेन है, ये गेट है, ये दोनों शॉर्ट सर्किटेड है, तो मैंने यहां पे एक कंक्लूजन दे दिया ब्रह्म वाक्य, ड्रेन एंड गेट अगर आपका शॉर्ट सर्किटेड है, क्या है सर, शॉर्ट सर्किटेड है, तो मॉसफेट जो है वो पहला तो ऑन होगा, मॉसफेट जो है वो पहले तो आपका ऑन में होगा और वो सैचुरेशन में वर्क करेगा। ये आपको कैसे पता चला, देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं। तो मैं सैचुरेशन अगर प्रूफ कर दूं तो ऑन तो अपने आप हो जाएगा ना। तो यहां पे VDS की वैल्यू जो है वो अगर VGS माइनस VT से ज़्यादा होता है तो हम ये मानते हैं कि ये सैचुरेशन में है, या फिर इक्वल तो होता है तो ये सैचुरेशन में। सैचुरेशन प्रूफ करने का यही तरीका है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ड्रेन वोल्टेज माइनस सोर्स वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन गेट वोल्टेज माइनस सोर्स वोल्टेज माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ऐसा ही होगा। तो किसी एक वोल्टेज को अमेरिका से ट्राई कर लेते हैं कि ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 वोल्ट है मान लीजिए, और आपको ये पता है कि ड्रेन और गेट शॉर्ट सर्किटेड है, तो यहां पे हम लोगों ने मान लिया कि ड्रेन वोल्टेज माइनस सोर्स वोल्टेज को हम यहां पे ड्रेन माइनस सोर्स फिर से लिख सकते हैं माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज।
ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सीन्स हमको पता है कि ड्रेन का जो वोल्टेज होगा वही गेट का भी वोल्टेज होगा, तो मैंने यहाँ गेट को ड्रेन से रिप्लेस कर दिया। मेरी बात समझ रहे हैं क्या? यस, समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो आगे देखिए कि मान लीजिए मैं ड्रेन वोल्टेज को कुछ भी ले लूँ। मान लीजिए मैं ड्रेन वोल्टेज को मान लीजिए ले लिया 5 वोल्ट, तो यहाँ पे 5 लगा दिया, और मान लीजिए सोर्स वोल्टेज को मैं ले लिया 0 वोल्ट, यहाँ पे 0 लगा दिया, तो ये 5 माइनस 0 माइनस 1 हो जाएगा। तो कभी भी देखिए ये क्वांटिटी है और सेम क्वांटिटी इधर भी है, लेकिन उससे अगर आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कोई भी क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो हमेशा ये वाली क्वांटिटी इससे कम ही होगी। मतलब ये जो है ये 5 है और ये 4 हो जाएगा। और अगर ऐसा आता है तो डेफिनेटली आपका डिवाइस जो है वो सैचुरेशन में वर्क करेगा। ये कब पॉसिबल है? जब ड्रेन और गेट शॉर्ट सर्किटेड है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी देखिए ड्रेन और गेट जो है वो शॉर्ट सर्किटेड है, क्योंकि जहां पे एरो बना रहता है वो तो सोर्स टर्मिनल है, ये आपका ड्रेन टर्मिनल है, ये गेट टर्मिनल है। फिर से देखिए यहाँ पे ये एरो बना है ना, ये ड्रेन है, तो ये गेट है, ये सोर्स है। दोनों में आपका ड्रेन और गेट शॉर्ट सर्किटेड है। इसका मतलब है दोनों सैचुरेशन में वर्क कर रहा है। अगर दोनों सैचुरेशन में वर्क कर रहा है और आपको वी नॉट निकालना है तो आप सहारा लोगे किसका? आपको ये पता है कि इसमें जो करंट फ्लो होगा वही करंट तो इसमें होगा, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर मैं ID1 कर लूँ और इसको मैं ID2 कर लूँ तो दोनों का करंट सिमिलर होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई करंट जाता ही नहीं है, क्योंकि IG की वैल्यू 0 है। यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में कोई करंट जाता ही नहीं, IG की वैल्यू 0 होती है। तो जो भी करंट यहाँ से आएगा वो यहाँ से गया, 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 यहाँ गया। इसका मतलब है सेम करंट पूरे सर्किट में प्रोपोगेट हो रहा है। अगर सेम करंट पूरे सर्किट में प्रोपोगेट हो रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ID1 करंट जो है वो ID2 करंट के बराबर है। अब ID1 के लिए हमारे पास K1 डिवाइडेड बाई 2, बोथ आर इन सैचुरेशन, ये भी सैचुरेशन में है, ये भी सैचुरेशन में है। K1 डिवाइडेड बाई 2 और उसके बाद VGS1 माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज का स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा KT डिवाइडेड बाई 2 और उसके बाद VGS2 माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज का स्क्वायर। ये आपका सैचुरेशन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये आपके सैचुरेशन का इक्वेशन हो गया। तो K1 और K2 की वैल्यू तो पता है, तो हम लोग इसका टेंशन नहीं लेते। यहां पे गेट वोल्टेज माइनस सोर्स वोल्टेज ऑफ 1 है। ठीक है, तो अगर 1 का गेट वोल्टेज की बात करें तो ये तो ड्रेन से कनेक्टेड है, इसका स्क्वायर हो गया, सॉरी, माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज का स्क्वायर हो गया। और ये हो गया K2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमको पता है, इसका टेंशन नहीं लेते। गेट वोल्टेज ऑफ 2 माइनस सोर्स वोल्टेज ऑफ 2 माइनस ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज का स्क्वायर हो गया। तो ये जो गेट टर्मिनल है ये तो ड्रेन टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, तो ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज ऑफ 1 माइनस सोर्स टर्मिनल का वोल्टेज ऑफ 1, ये V0 से कनेक्टेड है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे K2 बाई 2 है, और गेट टर्मिनल ये तो आपका V0 से कनेक्टेड है, और सोर्स टर्मिनल आपका 0 वोल्ट से कनेक्टेड है, और ये आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज का स्क्वायर हो गया। तो अगर आप देखेंगे कि VD1 कितने वोल्ट से कनेक्टेड है, तो ये आपका ड्रेन है फर्स्ट का, ये 5 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया, कि अगर मैं यहाँ पे K1 डिवाइडेड बाई 2 ले लूँ तो ये आपका 5 वोल्ट है, माइनस V0 है, माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू दी गई होगी। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि भाई दी तो गई होगी। यस, ये 1 वोल्ट है और इसका स्क्वायर है, और ये हो गया K2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे V0 है माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 का स्क्वायर है। अब आपके पास K1 भी है और K2 भी है, तो K1 की वैल्यू आपके पास है 36 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया 5 माइनस 1 माइनस V0 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 4 माइनस V0 का स्क्वायर मैं लिख दिया।
और यहाँ पे आपके पास 9 डिवाइडेड बाई 2 है और ये V नॉट माइनस 1 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक ही अननोन है जो कि V नॉट है और V नॉट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। इतना उम्मीद तो मैं आपसे कर सकता हूं। तो यहां पे V नॉट जो है वो आपका 3 वोल्ट आ गया। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी तरीके से इक्वेशंस ले लेके सॉल्व होते हैं।